नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं कमलेश्वर जी द्वारा लिखित कहानी बयान। इससे ज़्यादा मैं क्या बता सकती हूँ। एक आदमी औरत के बीच में जो कुछ होता है वो होता है। उसके संबंधों की बुनियाद सिर्फ उन्हीं में ही नहीं होती। जी मैं बहक नहीं रही हूँ। सुनना है तो पूरी बात सुनिए। टुकड़े टुकड़े बातों से मेरा जी बहुत घबराता है। अगर आप सिर्फ मेरी शादी से कुछ पहले की, कुछ बीच की और अंत की बातें ही जानना चाहते हैं तो मैं मशीन की तरह बताती जाऊंगी, क्योंकि मुझे बतानी पड़ेगी। खामोश रहकर मैं ना आपके कानून से बच सकती हूँ, न लोगों की हिकारत से, और न अपनी बच्ची के सवालों से। सिवा मेरी जिंदगी के कोई और जवाब मेरे पास नहीं है। जो कुछ है वो मेरी जिंदगी में ही बिखरा हुआ है। वे लम्हे जिन्हें मैं कभी बिखरने नहीं देती, वे भी अब यादों से छिटक गए हैं या छिटक रहे हैं। अब मुझे छुपाना क्या है, किसके लिए और क्यों? जी हाँ, यह सच है। शादी से पहले मैं बिशन को चाहती थी, लेकिन इसका इस मामले से क्या लेना देना है। झूठ सच के कुलाबे मत मिलाइए। मैं भगवान का वास्ता देकर कहती हूँ, इसका कोई संबंध इस हादसे से नहीं है। भगवान के लिए मुझे जलील मत कीजिए। मुझे नहीं मालूम बिशन अब कहाँ है। ये तो 22 साल पहले की बात है, बल्कि उससे भी एक आध बरस पहले की। नहीं, हमने कोई वादा नहीं किया था। नहीं नहीं नहीं, वो मेरी शादी के वक्त मौजूद भी नहीं था। उसने कोई धमकी नहीं दी थी। बिशन इस तरह का लड़का नहीं है। वो बहुत समझदार, गंभीर और जहीन था। जी, गलत मतलब क्यों लगाते हैं? इन शब्दों के इस्तेमाल से आपको लगता है कि मैं आज भी उसे चाहती हूँ। आप जो चाहे कह लीजिए, मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन क्या मुझे ये हक नहीं कि मैं अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कह सकूँ? नहीं, मेरा बिशन से बस उतना ही प्यार था जितना कि 22-24 बरस पहले कोई भी लड़की किसी भी लड़के से कर सकती थी। मैं कब इनकार करती हूँ कि वह मुझसे नहीं मिला, लेकिन मेरा एतबार कीजिए, शादी के बाद मुझे यह भी नहीं मालूम कि वह कहाँ गया। सच। देखिए, फिर गलत बात कही जा रही है। मैं आत्मा की गहराइयों से कहती हूँ कि मेरे पति ने मुझे बेइंतहा प्यार किया। उन्होंने मुझे कभी तंग नहीं किया। मैंने इसकी गवाही तो सिर्फ वे दे सकते थे अगर वे होते। ये सरासर गलत है। आप लोग गलत और बेकार सवालों से सही नतीजे तक कैसे पहुंचेंगे? इन सब फिजूल की बातों से आप उनकी मौत की वजह नहीं ढूंढ सकते। शादी के पहले का बादल के टुकड़े की तरह तैर कर गुजरा हुआ इश्क, उस प्रेम की काली परछाइयाँ, पति पत्नी की कलह, छोटे मोटे झगड़े, घर वालों से तनाव या पड़ोसियों से मनमुटाव, ये सब बड़ी मामूली बातें हैं। आप अभी तक इन्हीं के सहारे सच्चाइयों तक पहुंचने में लगे हैं। इनसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। उनके साथ मेरी आखिरी रात, अगर कहिए तो कुछ ऐसा बता दूं ताकि आपका अंधा और बहरा कानून किसी नतीजे तक पहुंच जाए। लेकिन उस आखिरी रात में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हमेशा की तरह हमारी ये रात भी बहुत मामूली थी। एक ऐसी रात जो औसत आदमी की रात हो सकती है। मैंने मैंने कोई ताना नहीं दिया था। वे गुस्से में कतई नहीं थे। हम दोनों ही एक दूसरे को समझा लेते थे। पिछले कई वर्षों से हमारी रातें यूं ही गुजरती थीं। हमारे पास और था ही क्या, सिवा एक दूसरे के, सिवा परेशानियों के? बच्ची, वो हमारे पास एक छोटी खाट पर सोती थी। जी, सिर्फ 2 कमरे हैं। एक कमरा बैठक का काम देता है। शाम को वे घूमने गए थे। कभी कभी देर में भी लौटते थे, पर वे वक्त से लौट आए थे। बच्ची के लिए 4 टॉफियां भी लाए थे। 2 उन्होंने उसे दे दी, 2 दूसरे दिन के लिए कागज के नीचे रख दी थी। जी, इससे पहले वे एक सरकारी पत्रिका में थे। हाँ जी हाँ, फोटोग्राफर ही थे। उन्होंने अपना धंधा कभी नहीं बदला। उन्हें भरोसा था कि एक दिन वे बहुत बड़े फोटोग्राफर बनेंगे। उनकी जिंदगी का यही मकसद था। कभी नहीं, उन्होंने कभी मॉडल फोटोग्राफी नहीं की। अगर वे करते तब भी हमारे बीच कोई बात नहीं आती। उनके लिए दुनिया में सबसे सुंदर औरत, पत्नी, लड़की, जो कुछ भी, मैं ही थी। आप मुस्कुरा लीजिए, आपको मैं बहुत मामूली ही लगूंगी, पर आप मुझे मेरे पति की नज़रों से देखने की कोशिश कीजिए, तभी आप मेरी बात को समझ पाएंगे। कैमरा और मैं, बस उनके लिए यही 2 चीज़ें थी, या फिर हमारी बच्ची। कभी कभी मैं उनके सीने पर सर रख लेती थी तो उनकी उंगलियां मेरी कनपटियों पर उसी तरह थरथराती थीं जैसे किसी ओझल हो जाने वाले लम्हे को पकड़ने के लिए कैमरे पर कांपती थी। मेरी उंगलियों के पोर वे ऐसे दबाते रहते थे जैसे शटर दबा रहे हों। हमारे प्यार के सबसे खूबसूरत क्षण,
यही होते थे। ठीक कहते हैं आप, निजी बातों से आपका क्या लेना देना, लेकिन मैं समझ नहीं पाती हूँ कि तब फिर आप कारणों को कहाँ से ढूंढेंगे। मेरी ज़िंदगी की मटमैली रोशनी से ही आपको कारण पाने में सुविधा रहेगी। अगर ये क्षण न होते तो मेरी ज़िंदगी में और था ही क्या। 22 वर्षों का ये वीरान सफ़र बेकार रह जाना और हर किनारे पर सर पटकते जाना। खैर, मैं चुप हो जाती हूँ। पर आप ही तो कहते हैं इन बातों को रहने दीजिए, इनके सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है। मुझसे बोलने को कहेंगे तो मैं यूं ही बोलूँगी। आप चाहें तो टुकड़े टुकड़े सवाल पूछ लीजिए। जी हाँ, सरकारी पत्रिका में फोटोग्राफर के रूप में संबंध होने से पहले वे सरकार के ही प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में थे। फोटोग्राफर ही थे। मैंने कहा ना, उन्होंने अपना धंधा कभी नहीं बदला। शुरू शुरू में जब वे मुझे जरा सी आंख दबाकर देखते थे तो मुझे बड़ी गुदगुदी होती थी। ये शादी के बाद शुरू दिनों की बात है। मुझे गुदगुदी इसलिए होती थी कि एक आंख दबाकर देखना, आप तो जानते हैं, मुझे भी अब हंसी आती है, पर यह उनकी आदत बन गई थी। जी हाँ, बड़ी बचकानी लगती है यह हरकत, पर कैमरे की वजह से वे मजबूर थे। बाद में मुझे उनकी इस आदत से कभी कभी चिढ़ होती थी, पर फिर कुछ दिनों बाद मैंने जाना, जब भी वे एक आंख दबाकर मुझे देखते थे तो सिर्फ मुझे ही देख रहे होते थे। मैं काफ़ी चाहती हूँ, क्या करूँ, लौट लौट कर उन्हीं क्षणों पर पहुँच जाती हूँ। दुख तो अब उठाना ही है। जो हो सका दोनों ने मिलकर उठाया, पर अब तो हम दोनों के वही क्षण शेष हैं जो भूले भटके कभी आ जाते थे। हंसी खुशी के एकाध क्षण। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में वे करीब 5 साल थे, करीब 6 साल सरकारी पत्रिका में, 4 साढ़े 4 साल एक विज्ञापन कंपनी में। जी हाँ, उन्होंने हार कर नौकरी छोड़ दी थी, या कहिए कि छुड़वा दी गई थी। उन्होंने कोई गैरवाजिब काम नहीं किया था। हाँ, वह सब जानकारी तो आपके पास होगी। सरकारी नौकरी की रिपोर्ट भी भारत सरकार से आ गई होगी। ठीक है, उनकी दफ्तरी जिंदगी के बारे में मुझे ज़्यादा मालूम भी नहीं, सिवाय इसके कि शादी के बाद शुरू शुरू के सालों में वे बहुत उत्साहित रहते थे। जी, तस्वीरों को लेकर। तस्वीरें और कैसी, वे सरकारी फोटोग्राफर थे। 15 अगस्त, शानदार दावतें, आने वाले विदेशी मेहमान, लाल किले के स्वागत समारोह, शाही सवारी, शिलान्यास, उद्घाटन, इन्हीं सब की तस्वीरें होती थी। फिर जिस साल से 26 जनवरी का जश्न शुरू हुआ, तब से जाकर कुछ लड़कियों की तस्वीरें भी लेने लगे थे। लोक नृत्यों की, झांकियों की, नेवी के बैंड की, राष्ट्रपति की सवारी और सलामी की, तरह तरह की तस्वीरें होती थी। एक बात गौर करने की है, जब वो सरकारी पत्रिका में खास तौर से जोड़ दिए गए तो लहलहाती खेती, बांध, बिजली घर, फैक्ट्रियों, मिलों, वन महोत्सव, नई रेलवे लाइनों, पुलों के उद्घाटनों, स्कूलों वगैरह की तस्वीरें उतारते थे। ये बहुत खुश होते थे, कहते थे आज़ादी का यही सुख है। पर कई बरसों बाद उनका यह उत्साह पता नहीं कहीं खो गया था। उनके दिल में कुछ घुमड़ता रहता था। एक बार बोले थे, इन तस्वीरों से कुछ हासिल नहीं होता, मैं खुद कहीं भीतर से झूठा पड़ता जा रहा हूँ। शायद कुछ दिनों बाद मैं किसी से यह भी नहीं कह पाऊंगा कि तस्वीरें सच्ची होती हैं। जी हाँ, उस दिन पहली बार मैंने उनकी आंखें बेहद लाल देखी थी। लगता था जैसे उनकी आंखों में खून उतर आया हो। मैंने त्रिफला का पानी बनाना शुरू कर दिया था, पर उनकी आंखों की लाली नहीं गई। उन्हीं दिनों एक घटना हो गई थी। थार के रेगिस्तान को रोकने के संबंध में किसी मंत्री जी ने कोई बयान दिया था। शायद यह कहा गया था कि मीलों जंगल रोककर रेगिस्तान का पूरब की तरफ बढ़ना रोक दिया गया है। यह उस जंगल की जो तस्वीरें लाए, उनमें जंगल कहीं नहीं था, रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। पेड़ लगाए जरूर गए थे, पर वे सब सूख गए थे। गलती से वे तस्वीरें छप गई थीं। विरोधी दल के किसी सदस्य ने उन तस्वीरों का हवाला देकर मुसीबत खड़ी कर दी थी। यह सब शायद लोकसभा में ही हुआ था। मंत्री जी का बयान इनकी तस्वीरों से मेल नहीं खाता था। आदमी से गलती हो जाती है, इनसे भी हो गई थी, पर यह गलती पर उन्हें बहुत डांटा फटकारा गया था। मंत्री जी ने उन्हें हटा देने का ऑर्डर कर दिया था। उन दिनों ये बहुत परेशान थे। बस उनके बाद इनका वहाँ रहना मुश्किल हो गया था। तब मैंने इनकी लाल लाल आंखों से खून का पहला कतरा गिरते हुए देखा था। रात भर छटपटाते रहे थे। सुबह उठे थे तो इनका तकिया खून की बूंदों से रंगा हुआ था। जी हाँ, खून। मैंने तो पहले कभी नहीं देखा था, न कभी सुना था, पर यह हुआ था।
हमारे घर की हालत खस्ता हो गई थी। जी हाँ, इसी के बाद नौकरी से ये अलग हो गए थे। एक तरह से मजबूरन इन्हें हटना पड़ा था। तब इन्होंने एक विज्ञापन कंपनी में काम कर लिया था। 2-3 घंटे के लिए जाते थे। काम क्या, एक बहाना था। बहुत मुश्किल से गृहस्थी चलती थी। तभी बच्ची पैदा हो गई। बच्चे के आने से हम कुछ दिनों के लिए ताज़ा हो गए थे। नहीं, शराब इन्होंने कभी नहीं पी, विज्ञापन कंपनी में भी नहीं। मॉडल सॉडल लेकर कभी घर नहीं आए। जी हाँ, कभी घर से बाहर नहीं रहे। हर रात घर पर ही गुजारी। जी नहीं, किस्मत के लिए कभी दोषी नहीं ठहराया। बहुत अच्छी तरह पेश आते थे। तस्वीरें कोई 4-6 हजार होंगी, पर सब सरकारी तस्वीरें हैं। हाँ, वे बहुत तकलीफ के दिन थे। 200 रुपया मिलता था। जी बिल्कुल, उन्हीं दिनों मुझे नौकरी करनी पड़ी स्कूल में। मैनेजर कभी कभी आते थे। उन्होंने कभी मना तो नहीं किया। जी हाँ, कभी कभी ये पहुंचाने जाते थे। बच्चे इन्हीं के पास रहती थी। ये ज़्यादातर घर पर ही रहते थे। जी नहीं, विज्ञापन कंपनी की नौकरी खत्म हो जाने के बाद जी फिर इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। जी नहीं, इधर उधर अखबारों को तस्वीरें भेजते थे। घर के बाथरूम में डार्क रूम बना लिया था। बच्ची की भी बहुत सी तस्वीरें ली थी। घर का खर्चा मेरी नौकरी से निकलता था। भगवान के लिए मुझे जलील मत कीजिए। मैं मैनेजर के घर जाती थी, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं यहाँ भी तो हाजिर होती हूँ। आप कहते हैं तो मैं अपने उस जुमले के लिए माफ़ी मांग लेती हूँ। क्या करूँ, दिल छिदता है तो यही सब मुंह से निकलता है। जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी उम्र उस वक्त बस 38 है, उस वक्त 32 रही होगी। मैनेजर साहब वे 60 के करीब थे। हाँ, कहा था एक बार। मैंने इन्हें बता भी दिया था कि मैनेजर तुम्हारा सुबह शाम स्कूल में आना पसंद नहीं करते। लड़कियों का स्कूल है, इसलिए शायद इन्हें कुछ बुरा लगता है। लेकिन मैं फिर आपसे कहती हूँ, इन वजहों पर मत जाइए। ये वजह कतई नहीं है। किस्से कहानियों की बातें और होती हैं, ये मेरी ज़िंदगी की हकीकतें हैं। इस तरह माहौल मत उड़ाइए। मेरे अच्छे दिनों को गंदा मत कीजिए। तकलीफ़ों के दिन सही, पर हम आदी हो गए थे। हमारे लिए वही अच्छे दिन थे। मेरा प्रेमी या मैनेजर या वह संपादक जो बाद में इसके साथ मेरे घर आने लगा था, वे सब इस काम धाम की ज़िंदगी में सभी से टकराते हैं। कहीं वे वकील, दोस्त और अफसर हो सकते हैं, कहीं डॉक्टर, ठेकेदार और इंजीनियर हो सकते हैं। कोई भी 3 या 4 या 10 हो सकते हैं। पर इससे आप क्या अर्थ निकालना चाहते हैं? जिंदगी और मौत का निपटारा इन मामूली कारणों से कीजिएगा, खामखा के दाग लगाइएगा। उफ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। संपादक वो एक ऐसे ही मामूली अखबार का था। अपने काम धाम के सिलसिले में ही इनकी जान पहचान हुई थी। जी, गर्मी की छुट्टियों की तनख्वाह स्कूल में नहीं मिलती थी। छुट्टियों में हमें नौकरी से हटा दिया जाता था। सेशन शुरू होने पर फिर रख लिया जाता था। छुट्टी के उन 2 महीनों में हमारी हालत बहुत खराब हो जाती थी। बच्चे भी सामने थी। यह कहना सरासर गलत है कि उस संपादक की वजह से मैंने नौकरी छोड़ी। उस संपादक का कोई झगड़ा मैनेजर साहब से नहीं हुआ था। मेरी वजह से बिल्कुल नहीं। मैं क्यों वजह बनती उनके झगड़े की? वह संपादक ही ऐसा था। उसके अखबार से सब घबराते थे। झगड़े का कारण वह अखबार था। नहीं नहीं, मेरे निर्दोष पति पर इल्ज़ाम मत लगाइए। मैं जानती हूँ आखिर में यही इल्ज़ाम घूमकर मुझ पर आएगा। मेरी भरी पूरी जिंदगी की बगिया उधेड़ेगा। मैं खूब जानती हूँ आप लोग मुझे कहाँ ढकेल रहे हैं। क्या कानून का काम सिर्फ सबूत इकट्ठे करके किसी को जलील कर देना है? मैं अपने पति की मौत की जिम्मेदार कैसे हो सकती हूँ? आप मुझे कांटों में क्यों घसीट रहे हैं? जी हाँ, उस संपादक से मेरे पति की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। ठीक है, आप खासी शब्द को नोट कर लेना चाहते हैं, जरूर कर लीजिए, पर शब्दों से आप सत्य तक नहीं पहुंचेंगे। सत्य हमेशा कई तरह की बातों पर निर्भर करता है। आदमी के इतिहास, परिस्थितियों, माहौल, किसी खास घटना, क्षण के यथार्थ और सबसे ज़्यादा उसकी अपनी आंतरिक यातनाओं की टीस पर। पति के दुखों या उससे सुखों का कारण सिर्फ पत्नी नहीं होती, यह धारणा बिल्कुल गलत है। दोनों एक दूसरे को बेतरह चाहते हुए भी एक दूसरे से मुक्त भी होते हैं, जुड़े हुए भी अलग होते हैं, पानी की लहरों की तरह। जी नहीं, मैं दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ाती। कुछ शब्द समझ में नहीं आए। इतिहास, परिस्थितियाँ, यातना, मुक्त, इनके अर्थ मैं नहीं कर सकती। आप कृपया हिंदी अंग्रेजी की डिक्शनरी देख लें। हो सकता है लिखे हुए अर्थ मेरे शब्दों की गहराई तक न पहुंच पाए।
खैर क्या किया जा सकता है। जी नहीं, मैं भाषण नहीं दूंगी, सिर्फ घटनाएं बयान करती जाऊंगी। खासी दोस्ती, यह दोस्ती जरूरत पर भी टिकी हुई थी। हाँ, वह संपादक घर पर खाना खाने भी आता था। मेरे पति ही बुलाते थे, मैं उसके साथ कहीं नहीं जाती थी। उसकी नज़रों में भी कोई खास गंदगी मुझे नहीं लगती थी। जिसे आप शायद गंदगी कहना चाहेंगे, वह सबकी नज़रों में होती है। उसे आम आदमी औरत के बीच का मामूली खिंचाव कह सकते हैं, और उस खिंचाव को अगर गंदा, ओछा या बुरा न माना जाए तो यह बड़ी मामूली सी चीज़ है। अपने को शीशे में देखते रहने की तरह हर आदमी हर औरत के आईने में अपने को देखता है। जरूरी नहीं कि उसमें उम्र या संबंधों का हाथ हो। यह खबर आपको गलत दी गई है। छुट्टियां खत्म होने के बाद मुझे स्कूल में फिर रख लिया गया था। जी नहीं, मैंने संपादक और मैनेजर के झगड़े की वजह से नौकरी नहीं छोड़ी। यह सरासर गलत है। जी, उसके अखबार में भंडाफोर किस्म की रिपोर्ट छपा करती है। संपादक के मैनेजर के कारनामों को लेकर कोई रिपोर्ट न तो लिखी थी न छापी थी। उसने ब्लैकमेल नहीं किया था। आप इसे मेरा झुकाव कैसे कह सकते हैं? संपादक को बचाना या उसकी नीयत को साफ बताना केवल एक सच्चाई है। इसे आप मेरे दिल की कमजोरी कैसे कह सकते हैं? यूं औरत का दिल हर कमजोरी के प्रति कमजोर होता है। यह कहना सरासर गलत है कि मेरे पति ने किसी तरह का समझौता कर लिया था। आप उनकी मौत के असली कारणों को इतनी छोटी और बेहूदी बातों से क्यों जोड़ रहे हैं? अगर आप समझ सके तो मैं कुछ उनके बारे में बयान करूं। मैंने आपको बताया था कि उनकी आंखें लाल रहने लगी थीं। गलत तस्वीरें छप जाने के बाद उनके साथ जो कुछ हुआ था उसे वे बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। उनका विश्वास अपने काम पर से उठ गया था। आप सोच सकते हैं कि जब आदमी का यकीन अपने काम से उठ जाए तो उसकी क्या हालत होती है। वे तस्वीरें जो उन्हें विश्वास देती थी एकाएक उनके विश्वास को तोड़ गई थी, क्योंकि उन्हें सच्चाई से काट दिया गया था। वे वही कह सकते थे जो कहना चाहते थे। इस नतीजे पर पहुंचने के बाद उनकी आंखों में खून के कतरे पहली बार गिरे थे। आप चाहते हैं तो आंसू कह दीजिए, लेकिन यह ठीक नहीं है। मैं कतई बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रही, सचमुच वे खून के कतरे थे। जी हाँ, कभी कभी कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो न पहले देखी हुई होती हैं न सुनी हुई, वे बस अजीब होती हैं। खैर, उन दिनों मैं काम पर जाने लगी थी। वे उन घर में बच्ची के साथ वक्त गुजारा करते थे। उस दिन इतवार था। उन्होंने बच्ची को पड़ोस में खेलने के लिए भेज दिया। नहीं, झगड़े की कोई बात नहीं थी। उल्टे उस दिन वे बहुत प्यार से भरे हुए थे। बहुत दिनों बाद उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर उंगलियों को शटर की तरह दबाया था। उन्होंने मुझसे ब्रेसरी उतारने को कहा था। मैं थोड़ा सकुचाई थी, दिन का वक्त था, वे कैमरा लिए बैठे थे। फिर उन्होंने मुझे वॉइल की झीनी साड़ी पहनने को कहा था। मुझे तरह तरह से बैठाया और लिटाया था और तस्वीरें ली थी। उस वक्त उनकी एक आंख पहले की तरह कांप रही थी। मैं समझ गई थी वे सिर्फ मुझे देख रहे थे। उस वक्त जब वे तन्मय थे, जी यानी अपने में डूबे हुए थे, तब भी 8-10 बार उनकी आंखों से खून के कतरे टपके थे। उन्होंने मुझे बुरी तरह थका दिया था और खुद भी बेतरह थक गए थे। उसके बाद वे बिस्तर पर लेट गए थे और छत की तरफ टकटकी लगाकर देखते रहे थे। मैं कपड़े पहनकर उन्हें चाय देने आई थी तो उनकी आंखों से खून डबडबा रहा था। उस वक्त मुझे डर भी लगा था कि कहीं अगर उन्होंने प्यार से देखने के लिए आंख झपकाई तो डबडबाता हुआ खून बह पड़ेगा। चाय मैंने सिरहाने तिपाई पर रख दी थी, वह वहीं रखे रखे ठंडी हो गई थी। खाना खाते वक्त वे कह रहे थे कुछ कमाई हो जाए तो एक टेलीलेंस खरीदना चाहते हैं ताकि बाजार के लायक काम कर सकें। उसी के लिए उन्हें कुछ रुपए की ज़रूरत थी। यूँ घर मेरी तनख्वाह से घिसट रहा था। ज़रूरत तो तब भी पड़ती थी। खाना खाते हुए ये काश स्टिंगलिड्स, टाइसन, स्टैंडर्ड, वेस्टर्न, स्मिथ, ओबोदोन, पॉल, काशीनाथ, पारिक वगैरह के नाम बराबर ले रहे थे। नहीं नहीं, गलत मत समझिए, ये मेरे दोस्तों या चाहने वालों के नाम नहीं हैं। आप लोग हमेशा गलत रिश्ते जोड़ते हैं, हमेशा आदमी के अस्तित्व पर शक करते हैं। अस्तित्व? जी, वजूद समझ लीजिए। यह आदमी की अपनी ज़िंदगी के कानून का शब्द है। यह आपको किताबों में नहीं मिलेगा। खैर, शाम को ही उन्होंने फिल्म डेवलप करके प्रिंट बना लिए थे। प्रिंट देखते हुए वे बहुत संजीदा थे। मुझे नहीं मालूम उन्हें क्या हुआ था। मेरी तस्वीरें लेकर वे शीशे के सामने खड़े थे, तस्वीरें देखते थे और अपना मुंह आईने में देखते जाते थे। बस उसी वक्त उनकी आंखों से खून की धार रिसने लगी थी। उस शाम से जो खून टपकना शुरू हुआ फिर नहीं रुका। जब तक वे जीवित रहे लगातार खून टपकता रहा।
संपादक ने मेरी 2 तस्वीरें अगले दिन छापी थी। बस यहीं से हंगामा शुरू हुआ था। मेरी बेहद नंगी तस्वीरें स्कूल के मैनेजर तक भी पहुंची थी। उन्होंने फौरन तय किया कि इस औरत को स्कूल में एक पल के लिए भी नहीं रख सकता। मुझे उसी वक्त क्लास में बुलाया गया था और खड़े खड़े हिसाब कर दिया गया था। अब आप समझ सकते हैं कि स्कूल से निकाले जाने की वजह क्या थी। संपादक और मैनेजर का कोई झगड़ा नहीं था। मुझे लेकर उनमें कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरे और संपादक के संबंधों को लेकर भी कुछ सोचना या समझना कतई गैर जरूरी है। उनकी मौत का कारण इन सतही वजहों से ऊपर खोजिए। जी, खून की धार की वजह मैं क्या बता सकती हूँ। ये बातें मेरे वश में नहीं हैं। उनके नतीजे को मैं सिर्फ देख सकती हूँ। कर क्या सकती हूँ? अगर बहुत मामूली तरह से सोचिए तो वजह मैं हो सकती हूँ, वे खुद हो सकते हैं, वे तस्वीरें भी हो सकती हैं और वो आईना भी हो सकता है जिसमें बार बार वे अपनी शक्ल देखा करते थे। नतीजों और उनके कारणों तक पहुँचने का यही सबसे आसान तरीका हो सकता है कि सारी जिम्मेदारी इन 4 चीज़ों पर थोप दी जाए। मैं, वे, तस्वीरें और आईना। इसे सही साबित करने की जरूरत पड़े तो मेरे तथाकथित प्रेमी बिसन, मैनेजर साहब या संपादक को जरूरत के मुताबिक जोड़ दीजिए। मैं और क्या कर सकती हूँ? मुझे दोषी ठहरा दीजिए। जी, मैं उस वक्त घर में नहीं थी। बच्ची उन्हें बहुत प्यार करती थी। जी हाँ, बच्ची ने भी उनकी आंखों से लगातार खून की धार गिरती देखी थी। बहुत डर गई थी। उसने मुझसे पूछा था, मम्मी, पापा की आंखों में खून क्यों गिरता है? मैंने उसे प्यार से समझा दिया था, बेटे, तेरे पापा की तबीयत अच्छी नहीं, उन्हें कुछ बीमारी हो गई है। बच्ची मेरी बात से संतुष्ट हो गई थी। उसने मुझसे पूछा था, उन्होंने भी यही कहा था, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। उस दिन से बच्ची का डरना छूट गया था। खून की धार गिरती रहती थी और वह उनकी गोद में या गले में लिपट कर प्यार करती रहती थी। कभी अपने नन्हे नन्हे हाथों से बहाए खून को पोंछ देती थी। मैंने बताया ना, मैं एक जगह काम खोजने के सिलसिले में 11 बजे से गई थी। बच्ची स्कूल गई थी, वे घर पर अकेले थे। जी हाँ, नौकरी छूटने के दूसरे दिन की बात है। मुझे उस हादसे का कोई एहसास नहीं था। जब मैं गई थी तब खून जरा ज़्यादा ही गिर रहा था, लेकिन यह तो मामूली और रोजाना की बात थी। जी, उन्होंने छत के कड़े से लटक कर फांसी लगाई थी। रस्सी रस्सी कहाँ थी? चादर थी। मुझे कोई खबर नहीं मिली। कोई मुझे कहाँ खबर देता। मैं 4 बजे के करीब वापस आई, तब तक सब हो चुका था। पुलिस आ चुकी थी। उनकी लाश को उतार कर पलंग पर लिटा दिया गया था। जी नहीं, जिस चादर से उन्होंने फांसी लगाई थी वो वहीं लटकी हुई थी। उन्हें दूसरी चादर उठा दी गई थी। पास पड़ोस के लोग आ चुके थे। सिर्फ एक पड़ोसी परेशान से घूम रहे थे। जब मैं आई तब पुलिस का एक आदमी पहरे पर बैठा हुआ था। उसे देखकर भी मैं कुछ नहीं समझ पाई थी। मैंने ये सोचा भी नहीं था कि कहीं अभी सब हो सकता है। सबसे पहले किसने बताया? मेरी बच्ची ने। जी हाँ, वह स्कूल से 2 बजे आ जाती है। वह मुझसे पहले आ गई थी। वह बाहर खड़ी थी, हमेशा की तरह। मुझे देखते ही वह दौड़कर आई थी और मेरी टांगों से लिपट गई थी। मैंने उसे प्यार किया था, पर वह कुछ बात करने के लिए उतावली थी। वह एकदम चहक कर बोली थी, मम्मी मम्मी, पापा की तबीयत अच्छी हो गई है, वे आराम से लेटे हैं। जी, बच्ची ही ने सबसे पहले बताया था। मैं कमरे पर पहुंची तो सब समझ में आ गया था। मैं दीवार से सिर पटक देने के सिवा कर क्या सकती थी। वे निश्चिंत लेटे हुए थे। नाखून और होठ नीले पड़ गए थे। शरीर पीलिया के रोगी की तरह पीला पीला था। हाँ, आंखें बंद थी और बिल्कुल सूखी हुई। उसमें खून क्या नमी तक नहीं थी, रेत में पड़ी सीप की तरह। उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी तफसील आपके पास है ही। आत्महत्या से पहले की जो बातें थीं वे मैंने आपके सामने रख दी। फैसला कुछ तो होगा ही, और वह व्यक्ति के खिलाफ ही हो सकता है। जी हाँ, व्यक्ति माने अकेला आदमी, जैसे अकेली मैं या आप या आप। कहानी समाप्त। कहानी सुनने और अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।